नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज की ये सप्ताह की जो है अंतिम क्लास है और अपना जो इस सप्ताह टॉपिक चला है पूरा वन्य जीव अभयारण्य, उसकी भी ये अंतिम क्लास है। ये चौथी क्लास है वन्य जीव अभयारण्य की और इन 4 क्लासेस के माध्यम से अपना वन्य जीव अभयारण्य वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है। पीछे की 3 क्लासें यदि नहीं देखी किसी ने तो देख लेना। कभी भी आध बीच में है ना क्लास नहीं देखनी चाहिए, आधे बीच में देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। और जो पूरे मतलब कोर्स को पढ़ना शुरू कर रहे हैं या ऐसे, तो ज्योग्राफी की 40 क्लासें हो गई। ठीक है, ये 40वीं है। स्टार्ट से देखनी शुरू करो। कला संस्कृति मैंने पढ़ा ली है, इतिहास पढ़ा लिया है। ठीक है, अब ज्योग्राफी पूरी होने के बाद में एक तरीके से जीके हो जाएगा पूरा। और ज्योग्राफी क्या, जिसमें इसमें जो अर्थव्यवस्था के टॉपिक है ना, अब जैसे कृषि जो है भूगोल के अंदर नहीं आता, कृषि चला जाता है अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक में, है ना। अर्थव्यवस्था के टॉपिक है वो भी मैं करवाऊंगा आपको। कृषि उद्योग वगैरह जो मुख्य है वो सारे करवाऊंगा। मैं उनको भूगोल में ही गिनता हूं लेकिन वो चले जाते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर, तो वो भी करवाऊंगा। इसके साथ ही आप लोगों की ये चीज हो जाएगी पूरी। इसके बाद में अपन राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और उसके बाद में पॉलिटी। ये पूरा जो शेड्यूल मैंने बता दिया नवंबर दिसंबर तक का है, तब जाके ये कंप्लीट होगा। उसके बाद करंट अफेयर्स, फिर पॉलिटी, ये पढ़ते पढ़ते नवंबर दिसंबर आ जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू रहना, जैसे मैं रह रहा हूं वैसे आपको भी रहना है। ठीक है, करें शुरू आज की क्लास को। आज की क्लास के बाद में ये सारी चीजें हो जाएगी पूरी। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। अब देखो एक बात सुनो, आज की क्लास के बाद में 1 या 2 मैं वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित आपको जीजीडी फैक्ट भी देने वाला हूं। 1 मिनट, कुछ अपडेट आ रहा है सिस्टम में, उसको बंद कर देते। तो 1-2 जीजीडी फैक्ट भी देने वाला हूं, जिसमें एक तो मैं दूंगा स्पेशल अभयारण्यों के उपनाम से संबंधित। एक बना के दे दूंगा जिसमें सारे उपनाम एक साथ याद हो जाएंगे, सहूलियत हो जाएगी आप लोगों के लिए, है ना। तो वो दे दूंगा। एक आध और कोई बनेगा तो वो दे दूंगा, यानी कोई चीज बाकी रह भी गई होगी तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से मुख्य अभ्यारण्य अपन ने डिटेल में पढ़े हैं, बाकियों के सिर्फ स्थान ध्यान रखने होते हैं। और आज जो बचे हुए मुख्य अभ्यारण्य वो सारे अपन पढ़ने वाले हैं। तो बहुत जरूरी ही समझे कि अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। हर क्लास के ऊपर नाम लिखा हुआ, स्पेलिंग सही देख के लगाना। और पहचान ये है कि 2,30,000 विद्यार्थी जुड़े हैं अपने ऑफिशियल जीजीडी टेलीग्राम, जो एक ही है। इसके अलावा जो है छोटे मोटे बहुत सारे अन्य बना रखे हैं लोगों ने, वो सारे फर्जी हैं। ठीक है, उनसे अपना कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इस हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम के प्रति ही है। ठीक है, शुरू करें। एक टाइगर प्रोजेक्ट अपना जो है, टाइगर प्रोजेक्ट भी कह दो, चाहे वन्य जीव अभयारण्य के माध्यम से पढ़ना बाकी रह गया था। टाइगर प्रोजेक्ट तो अपन ने उसमें पढ़ लिया था, लेकिन वन्य जीव अभयारण्य के अंदर और भी जो है कुछ फैक्ट पढ़ने होते हैं, वो पढ़ लेते हैं। आज शुरुआत करते हैं अपन सरिस्का अभयारण्य से। सुनो मेरी बात, अभयारण्य जो होता है उसका क्षेत्रफल जो है थोड़ा सा लिमिटेड होता है बाघ परियोजना के मुकाबले। यदि आप देखोगे तो सरिस्का अभयारण्य जो है वो अलवर के अंदर ही है। एक जनों के गुरुजी अभयारण्य दर्जो हटा दिए, कोई नहीं हटाया। और ठीक है, सवाई माधोपुर जो 27वां बना है वो नया अभयारण्य, और 27 है अभी टोटल। ठीक है ना। अब सरिस्का अभयारण्य जो है वो अलवर के अंदर ही है, लेकिन सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, बाघ परियोजना है, उसका दायरा ज्यादा है। उसका दायरा जयपुर ग्रामीण तक भी जाता है, कोटपुतली बहरोड तक भी जाता है। इधर जाओगे थोड़ा सा खैरतल तिजारा वाला भी आता है। सरिस्का अभयारण्य है, उसका भी दायरा थोड़ा सा आ जाता है। तो टाइगर प्रोजेक्ट का क्षेत्रफल अलग से काउंट होता है, अभयारण्य का क्षेत्रफल अलग से काउंट होता है। ये चीजें क्लियर नहीं की जाती है जो मैंने कर ली है आप लोगों के, इस चीज को ध्यान रखें। ये बेसिक चीजें आप लोगों को अन्य विद्यार्थियों से आगे लेकर जाएगी, इसको मानकर चलो। ठीक है, चले अब करें शुरू। चलो भाई देखो, है कहां सरिस्का, पूछे तो कहां सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, सरिस्का अलवर। डायरेक्ट याद करो, मतलब सरिस्का आती अलवर, अपने आप दिमाग में उठना चाहिए कि हाँ सरिस्का आया तो अलवर आएगा। अब चाहे सरिस्का आ जाए तो भी अलवर ही आएगा। सरिस्का अलग अभयारण्य है, वो भी अलवर के अंदर ही। ठीक है, चलिए इसको अभयारण्य का दर्जा कब मिला? 1955। और टाइगर प्रोजेक्ट कब घोषित किया गया? 1978। टाइगर प्रोजेक्ट कब किया गया? 1978। एक बात सुन लो मेरी कान खोल के, ये सरिस्का अभयारण्य भी है, सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट भी है, लेकिन सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, और वो राष्ट्रीय मरु उद्यान का नाम सिर्फ राष्ट्रीय है, वो भी राष्ट्रीय मरु उद्यान नहीं है। कई जने विद्यार्थी यही गलती करते हैं, ये कहते हैं ना गुरुजी 3 नहीं राष्ट्रीय उद्यान 5 है। मैंने कहा चौथा पांचवा कौन सा बता?
तो क्या, एक तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, एक राष्ट्रीय मरु उद्यान। अरे करम ठोक, इतनी बढ़िया मैं क्लास थान दे रही हूँ, इतो मतलब बढ़िया डिटेल में बता रही हूँ हर एक, मतलब कोई कंफ्यूजन नाम रे कोई चीज ला रहे बच्चे कौन बिंगे बाद भी थे कंफ्यूज हुआ नहीं। तो मैं बताओ और क्या कहूँ, झालर रे अलावा कोई और शब्द मन याद ही कौन आवे बिंगे बाद में बेन लोगन किया करे झालर। वो झालर थे देखी, मतलब झालर किन के ध्यान है, वो बंदोली में जो छतरी लेर जावे और वे झालर लटके लाइट रे आड़े पड़े, ठीक है बिन किन लेना देना नहीं है लाइट हूं, बस वे लटके हैं यूं, बंदोली हूं किन लेना देना नहीं है बिन न पीनू लाइट लागे, लेकिन वो झालर है वो लटकती रहे, है ना। तो वो वाली चीज नहीं बनना है अपन को, इतना बढ़िया तरीके से बताते हैं। तो झालर मत बनो, सही तरीके से पढ़ो जो सही तरीके से पढ़ाया जाता है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक है, बात दिमाग में बिठा लेना। टाइगर प्रोजेक्ट है और अभ्यारण्य है। रणथंभौर अभ्यारण्य से एक बार आपको ये चीज को ऐसे समझो, बाघ विस्थापन घटना है 2008 में हुई थी, ठीक है। पहले तो इसका सन मैं लिख देता हूं, 2008 बाघ विस्थापन की घटना हुई। हुआ क्या कि सरिस्का से बाघ हो गए बिल्कुल खत्म, मतलब बाघ बचे नहीं पीछे। अब सरिस्का में नहीं बचे तो क्या किया कि रणथंभौर में ज्यादा थे, रणथंभौर से सुल्तान और बबली नामक बाघ और बाघिन को यहाँ शिफ्ट किया, फिर इनका कुनबा बढ़ा तो ये फिर से यहाँ पे चहल पहल हो गई। तो ये पूछा जाए कि पहली बाघ विस्थापन की घटना कहां पे हुई, तो रणथंभौर से सरिस्का के अंदर बाघों को शिफ्ट किया गया था, ठीक है। तो ये था स्थानांतरित करना, जो सुल्तान और बबली, इन बाघ और बाघिन के नाम भी थे सुल्तान और बबली, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो सरिस्का के अंदर और क्या क्या है वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखो क्रास्का और कांकनवाड़ी का पठार है, ये सारे इंपॉर्टेंट ही है, मैंने सब इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं। क्रास्का और कांकनवाड़ी का पठार सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर है। इसके अलावा हरे कबूतर पाए जाते हैं यहाँ, एक तिलोरा गांव में भी पाए जाते हैं, तिलोरा में भी हरे कबूतर पाए जाते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा हरे कबूतर, जिन्हें हारिल पक्षी के नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है, हरियल कहा जाता है। ये एक ही जीव है, इसके बारे में कहते हैं कि ये जमीन पे पैर ही नहीं रखता। तो भाई पक्षी है, पेड़ पे घूमता है और ऊपर उड़ता रहता है, जमीन पे पैर नहीं रखता, इसके बारे में ये कहा जाता है हरे कबूतर या हारिल पक्षी। और मोर बहुत ज्यादा है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे मोर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए ये फोटो से याद रह जाएगा, बाघ भी फोटो से याद रह जाएगा, ठीक है। और ये क्या है पता है, ये है आपके ताल वृक्ष मंदिर है। कौन सा है, ताल वृक्ष मंदिर है, ब्रतरी मंदिर है, पांडु पॉल है यहाँ पे, ये सारी चीजें, नौगजा मंदिर है, ये सारी चीजें सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर है, जो आप लोगों को याद रखना ही है। और इसके अलावा देखो नारायणी माता का मंदिर और होटल टाइगर डैन। ये होटल टाइगर डैन है ना, ये आरटीडीसी चलाती है इसको, आरटीडीसी द्वारा संचालित होटल टाइगर डैन। इसके अलावा क्या याद रखोगे, नारायणी माता मंदिर, कांकनवाड़ी का पठार, हरे कबूतर, मोर, बाघ, ये सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती है। बस सरिस्का में तो ये ज्यादा की नहीं, लोड नहीं लेना है क्योंकि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है। लीजिए भैया, सरिस्का हो गया पूरा, सरिस्का अभ्यारण्य। देखो कितने आप लोगों के लिए सुविधा दी है, सीधे पिन पॉइंट याद करने, सीधे अपनी ज्योग्राफी की जो वन लाइनर आएगी ना उसके अंदर ये सारी चीजें आप लोगों को मिलनी ही मिलनी है बेहतर तरीके से। ग्राफिक्स और मैप बहुत ज्यादा काम में लिए इस बार, तो और भी अच्छी बनाई है, लेकिन समय लगेगा भैया आने में। अभी से आप रट मत लगा देना क्या गुरुजी कब आ रही है। कोई भी किताब जो अच्छी बन के तैयार होगी तो उसमें समय लगना ही है। अभी आ रही है आप लोगों के लिए, कल शुक्रवार है ना, कल आ जाएगी जीजीडी फैक्ट की किताब और जिला दर्शन वस्तुनिष्ठ, ये दोनों कल आ जाएगी और धूम मचाएगी, सीधी बात है, ठीक है। और ये आप लोगों के जीजीडी फैक्ट वाली जो किताब है हर विद्यार्थी के टेबल पे देखने को मिलेगी, चाहे वो आरएस की तैयारी कर रहा है, चाहे वो पशु परिचर की कर रहा है, चाहे शिक्षक भर्तियों की कर रहा है। देख लेना आप इसका कमाल, क्योंकि ये पुस्तक ही ऐसी है। ये यूं कह सकते हो आप, जैसे दुर्लभ वनस्पतियां मिलती हैं, दुर्लभ औषधियां मिलती है सीता माता अभ्यारण्य है ना, ये दुर्लभ पुस्तक है जो आप लोगों को राजस्थान के हर बुक स्टॉल में मिलेगी जीजीडी फैक्ट नाम से, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी ज्योग्राफी वन लाइनर में टाइम लगेगा भैया, अभी भी महीना पर लगेगा। हाँ, कई विद्यार्थी कहेंगे गुरुजी हमको सुनते हुए महीना पर हो गया, बिल्कुल हो गया होगा, लेकिन अभी भी टाइम लगेगा, सीधी बात यही है। महीना, 1.5 महीना, कितना लगे वो देखो, कोशिश यही रहेगी कि जल्दी करें तैयार, लेकिन एक बात कह जाए, घाई कौन करी जाए, ठीक है, तकड़ नहीं करी जाए, उतावल नहीं करी जाए। देंगे तो व्यवस्थित देंगे, आप लोगों का जो विश्वास है उसको कायम भी तो रखना जरूरी है। यह थोड़ी है कि विश्वास है भाई दे दो फटाफट, तो यूं ही बिकी, ऐसी बात नहीं है। पुस्तक सिर्फ इसलिए नहीं लिखी जाती कि वो बिकेगी, पुस्तक इसलिए लिखी जाती है क्योंकि वो सिलेक्शन का आधार बनेगी,
तो इसलिए समय लगेगा, धैर्य रखें। यदि आप जेजीडी से जुड़े हैं तो धैर्य तो रखना पड़ेगा। माउंट आबू अभयारण्य राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? माउंट आबू। ठीक है, यहां पे अभयारण्य है, यानी कि ये सबसे ऊंचा, भाई हिल स्टेशन ऊंचे होते हैं, सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंची ग्राम पंचायत, सबसे ऊंचा मंदिर, सबसे ऊंचा अभयारण्य भी यहीं पे। ठीक है, माउंट आबू अभयारण्य क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई पर, राजस्थान का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर। माउंट आबू कहां है? सिरोही में। यहां पे क्या प्रसिद्ध है? यहाँ के तो यहाँ के जंगली मुर्गे प्रसिद्ध है। यहां से देख के आप लोगों को पता चल जाएगा, जंगली मुर्गे प्रसिद्ध है। और छिपकली एक पाई जाती है जिसका नाम है यूबलेफेरिस। क्या नाम है? यूबलेफेरिस। तो देखो, एक तो जंगली मुर्गे, ग्रीन मुनिया, ये क्या है? चिड़िया है। ग्रीन मुनिया क्या है? किन चिड़िया ने लिखा तो समझ में क्यों ना आवे, नया टाबर हुई। ग्रीन मुनिया यूबलेफेरिस छिपकली के लिए प्रसिद्ध है। ये देखो, ये है यूबलेफेरिस छिपकली, ये महाराष्ट्र में भी पाई जाती है और अपने यहाँ पे माउंट आबू अभयारण्य के अंदर। अब सुनो इसकी खासियत। ऐसा माना जाता है कि ये विश्व की सबसे सुंदर छिपकलियों में से एक है, या विश्व की सबसे सुंदर छिपकली इसे कह सकते हो। अब यार यो एक बार और हुई, मैं एक बार सबसे सुंदर बकरी बताई, एक बार सबसे सुंदर छिपकली बताई, जन कई टाबर दिमाग में आवे छिपकली क्या सुंदर हो सके, गुरुजी छिपकली क्या सुंदर हो सके। तो भाई छिपकली रे वास्ते तो हो सके ना छिपकली सुंदर, अपार वास्ते नहीं वह तो क्या, छिपकली रे वास्ते तो छिपकली सुंदर हुई। वो छिपकलियां सोचती होगी कि इंसान कैसे सुंदर हो सकते हैं। अपन को इंसान को भाई, इंसान जो है इंसान का मोह रखता है, उसे वही मोहित करता है। भाई छिपकलों को तो छिपकलियां ही पसंद होगी कि बकरी क्या सुंदर हो सके गुरुजी। तो बकरे यार पूछ कि बकरी क्या सुंदर हो सके, वो बकरे यार पूछ, बकरे इंसान सुंदर थोड़ी लागे भाई, इंसान के लेना दोनों भाई। तो बकरी जो है बकरे को सुंदर लगेगी, तो यहाँ छिपकली छिपकले को सुंदर लगेगी। सबसे सुंदर छिपकली मानी जाती है। अब तो याद हो जाएगा, इतनी मतलब भागवत कर दी है छिपकली माता, तो याद हो जाए माउंट आबू में सबसे सुंदर छिपकली यूबलेफेरिस पाई जाती है। ठीक है, चलो यहां एक घास पाई जाती है डिकलपिटेरा आबुएंसिस। ठीक है, डिकलपिटेरा आबुएंसिस। और एक ये लेंटाना घास भी ध्यान रखना, इसे कारा घास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारा घास। ठीक है, अच्छा चलो, एक दिमाग में एक चीज आ रही है, एक फैक्ट बनवाते हैं आप लोगों के घास से रिलेटेड, है ना, जिसमें जो जितनी घासें हैं, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत बनते हैं, एक बनवाता हूं घास से रिलेटेड एक फैक्ट बनवाते हैं, वो आप लोगों को टेलीग्राम पे देते हैं बढ़िया तरीके से सुसज्जित करके। ठीक है, चलिए कारा घास है, इसकी क्या खासियत है? ये अमेरिकन घास है। ये कैसी है? अमेरिकन घास है। और इस घास की वजह से ये मतलब एक तरीके से खरपतवार जैसी है। इस घास की वजह से जो बाकी वनस्पतियां उसे नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए ये पढ़नी जरूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अन्य वनस्पतियां भी पाई जाती है, यानी कि लगभग आप मान के चलो 830 प्रकार की वनस्पतियां यहाँ पे पाई जाती है। कितनी? 830 प्रकार की वनस्पतियां, औषधियां यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, 2009 में इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया माउंट आबू अभयारण्य को। और यहाँ पे ये देखो, इनके अलावा छिपकले के अलावा एक और चीज ध्यान रखना, भालू भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, भालू भी बहुत है। अधर देवी का मंदिर है ना अर्बुदा माता का, वहां पे रात्रि में और बहुत भालू आ जाते हैं, वहां आसपास में खूब भालू है। तो ये एक तरीके से भालुओं के लिए भी उपयुक्त स्थान है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य इसलिए पढ़ना है कि यहाँ पे दो तो नदियां याद रखनी है, और एक ये ध्यान रखनी है कि ये पट्टीनुमा अभयारण्य है। कैसे? पट्टीनुमा अभयारण्य। चंबल और बामनी नदी के किनारे, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। भैंसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़। चंबल और बामनी के किनारे और पट्टीनुमा अभयारण्य, ये तीन चीजें इसमें से याद रखनी है। इसमें से ही प्रश्न बनता है भैंसरोडगढ़ से संबंधित। फिर देखो कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद। कुंभलगढ़ दुर्ग पड़ा है तो राजसमंद तो पड़ा ही है। यहाँ पे भेड़िए ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? भेड़ियों की प्रजनन स्थली। ये यहां से आप लोगों को भेड़िया याद रह जाएगा, यहां से भैंसरोडगढ़ याद रह जाएगा। ठीक है, तो भेड़ियों की प्रजनन स्थली कुंभलगढ़ अभयारण्य कहलाता है। इसमें क्या क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग है, रणकपुर जैन मंदिर है। रणकपुर जैन मंदिर वैसे पड़ता कहाँ है? पाली। तो ये राजसमंद के अलावा इसका थोड़ा सा विस्तार कहाँ है? पाली के अंदर भी है। ठीक है, चंदन के पेड़ यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं, ये खासियत आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। किसमें? कुंभलगढ़ अभयारण्य के अंदर। ठीक है, ज्यादा बातें नहीं पूछी जाती इनमें, यही पूछी जाती है
जो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, मेन चीजें क्या है, ये जानवरों से रिलेटेड ये चीजें ध्यान रखनी है कि कौन से जानवर वहां पे पाए जाते हैं। ठीक, लीजिए स्क्रीनशॉट। और मतलब जितने प्रश्न जहां से बनते हैं मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है। अब देखो कुछ चीजें अपन इन फैक्ट के माध्यम से आप लोगों को पहले ही उपलब्ध करवा दी थी, वो पढ़ लेते हैं। ये तो मतलब ये जो है ना, ये तो आप लोगों के अमृत समुद्र मंथन के बाद में जो अमृत निकलता है ना, वो चीज है जीडी फैक्ट। ये 295 नंबर दिया था, जिसमें क्या दिया था, राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य, और उसके अंदर यदि कोई झीलें हैं या उनके आसपास नदियां हैं तो ये रिवीजन करने में इतनी बेस्ट मतलब काम में आ जाती चीज। देखो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क जो है और घना पक्षी विहार जिसे कहा जाता है, वहां से कौन सी नदियां, गंभीरी और बाणगंगा ध्यान रखनी है। मुकुंदरा दर्रा हिल्स जो है वहां देखो चंबल, कालीचीन, आहू, आमजर, ये नदियां इससे रिलेटेड है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, वहां पे कौन सी है, चंबल नदी। ठीक है, जहां पे इन अभ्यारण्यों के अंदर ये चीजें पढ़नी है तो ये चीजें आप लोगों के, अब जैसे पशु पक्षी जैसे कहाँ कोई विशेष है ना, तो अगले फैक्ट में वो करवाने वाला हूं आपको। जवाहर सागर अभ्यारण्य कहाँ है, जवाहर सागर से संबंधित कौन सी है, चंबल है। शेरगढ़ अभ्यारण्य से संबंधित कौन सी है, परवन है। ये चीजें पूछी जाती है इनमें। ठीक है, बस्सी अभ्यारण्य से संबंधित औरई और बामनी। सीता माता अभ्यारण्य से करमोई। ठीक है, करम मोचिनी कहा जाता है जिसे, करम मोचिनी नदी भी कहते हैं और उद्गम स्थल भी इसका करम मोचिनी। जाखम नदी और सीता माता, टाकिया, बूदो एवं नालेश्वर, इन सभी का संबंध किससे है, सीता माता अभ्यारण्य से। पैसरोडगढ़ अभी पढ़ा अपन ने, चंबल और बामनी। बंद बारेठा, तो बारेठा झील है यहाँ। ठीक है, फुलवारी की नाल, तो मानसी, वाकल, सोम, ये नदियां फुलवारी की नाल से निकलती है। तो नदियों से रिलेटेड जैसे आप पूरे अभ्यारण्य पढ़ के आए हो, उसके बाद में यहां से नदियां और जिले जो है वो रिवीजन कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे कवर हो जाएंगे। अब जैसे रणथंभौर अभ्यारण्य पढ़ते हो, वहां पे और लिख देना आप, मलिक तालाब, पदम तालाब, ठीक है ना, राजबाग वगैरह, वो तो आप लोग अपना और दायरा कितना बढ़ा सकते हो। ये आप लोगों का एग्रेशन भी बहुत जरूरी है, ले लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद में देखो ये फैक्ट जो है आप लोगों के, ये आप लोगों को जो राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य अपने हैं उसमें कौन कौन से पशु पक्षी मेन खास है, वो चीजें याद इससे हो जाएगी। ठीक है, तो देख लें वापस, यानी कि अभ्यारण्य का एक तरीके से सुपरफास्ट रिवीजन भी हो रहा है। देखो रणथंभौर में क्या है, बाघ। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में क्या पड़ा, साइबेरियन सारस, वहां से आते हैं। ठीक है, रशिया से। मुकुंदरा दर्रा में एलेक्जेंड्रिया पैराकीट। अच्छा, मुकुंदरा दर्रा में मैंने आप लोगों को मुकुंदरा दर्रा आपने पढ़ लिया है ना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आज की इसमें क्लास में था, आज की क्लास में नहीं है, अपन ने पहले पढ़ लिया है इसको, मुकुंदरा दर्रा को, और नहीं पढ़ा तो मेरे को भी याद नहीं है, शायद पढ़ लिया अपन ने। अबली मिणी का महल और पढ़ा था ना, उसमें हीरामन तोता, ठीक है, जिसे टुइया तोता भी कहते हैं। अब ये अलेक्जेंड्रिया पैराकीट आया तो याद आ गया, जिसे गागरोनी तोता भी कहते हैं, टुइया तोता कहते हैं, हीरामन भी कहते हैं। बोलने वाला, इंसानों की तरह बोलने वाला तोता होता है, वो यहीं पे पाया जाता है, अलेक्जेंड्रिया पैराकीट। और हिंदुओं का आकाश लोचन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, यदि मुकुंदरा दर्रा अभ्यारण्य में मैंने ये नहीं लिखाया था तो ये कह देना, ये लिख देना। इतने सारे इसके उपनाम बताए ना, टुइया तोता, हिंदुओं का आकाश लोचन, अलेक्जेंड्रिया पैराकीट, ठीक है, हीरामन तोता, ये सारे नाम इसी के हैं, वो लिख देने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर क्या है, हरियल, यानी कि हरे कबूतर। ठीक है, हरियल लिख देना साथ में, हरियल या हारिल पक्षी। राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर क्या है, गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है जिसे। सीता माता के अंदर चौसिंगा वेडल जिसे कहते हैं, और पेंगोलिन भी पाए जाते हैं। पेंगोलिन को एक और नाम लिखना, आडाहुला। पेंगोलिन को और किस नाम से जाना जाता है, आडाहुला। ठीक है, गजनेर अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है, गजनेर बीकानेर के अंदर है। और बटबड़ पक्षी जिसे रेत का तीतर कहा जाता है, गजनेर में सिर्फ यही पढ़ना है आप लोगों को। गजनेर झील अलग है और गजनेर अभ्यारण्य अलग है। गजनेर अभ्यारण्य में बटबड़ पक्षी जिसे रेत का तीतर कहा जाता है ये, और गजनेर अभ्यारण्य है का बीकानेर। ठीक है, ताल छापर चूरू वाला है, काले हिरण, कृष्णमृग, और क्या है, कुर्जा पक्षी, मरु लोमड़ी, इंडियन कोर्सर, सफेद बुज्जा, ग्रेलेड गुज आदि पर पाए जाते हैं। अभी ये देखो, देखिए उड़ा मेरी कौन है, लेकिन किताबों में लिखी उड़ा मिले तो पढ़नो भी पड़े। कुंभलगढ़ के अंदर गटेल यानी कि चौसिंगा, ठीक है, इसको यही कहते हैं। और जंगली दूसर, मुर्गे, और इसके अलावा बेड़िया, यहां लिख देना बेड़िया। ठीक है, बेड़िए। ठीक है, चंबल अभ्यारण्य, ऊद बिलाव, गांगेसूस, गांगेसूस समुद्री जीव और मतलब पानी के अंदर, और घड़ियाल, ये सारे के सारे आपके चंबल के अंदर।
जयसमंद अभ्यारण्य के अंदर बहोरा पक्षी, बस्सी अभ्यारण्य चीतल के लिए, जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य स्यापो और प्रवासी चिड़ियाएं यहाँ पे ज्यादा है, बंद बरेठा जरक के लिए जाना जाता है, और माउंट आबू अभ्यारण्य आपके जंगली मुर्गे और यूबले फेरिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन से जानवर कौन से अभ्यारण्य से रिलेटेड है वो सारे के सारे शॉर्ट में आप लोगों को वापस से रिवाइज भी करने को मिल गया। और जो अभ्यारण्य अपन ने जिसके आए नहीं थे, जिसमें जो चीजें वही पढ़नी थी मेन इंपॉर्टेंट, बाकी कोई ज्यादा चीजें वहां होती नहीं, वो भी इसके अंदर शामिल हो गई है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले एक बार मिटा दो। ठीक है, तो मिटाने के बाद भी ले लो, ले लो। ठीक है, चलो अब इसके अलावा एक और आप लोगों को ये फैक्ट दिया था अपन ने, कल ही दिया था, रामसर साइट। ठीक है, देखो होता क्या है कि आर्द्र भूमिया जो होती है, आर्द्र यानी नम, यानी कि नम भूमिया जो होती है उनको रामसर साइट में शामिल किया जाता है। अब नम भूमिया वैसे देखो तो बहुत सारी होगी, लेकिन उन बहुत सारी में से कुछ सिलेक्टिव जो होती है वो रामसर साइट सूची में शामिल होती है। तो सबसे पहले अपन परिचय जान लेते हैं, रामसर साइट क्या है, कैसे इसका मतलब शुरुआत हुई, कैसे क्या, उसके बाद में राजस्थान की कौन सी जुड़ी है वो देखना है। ठीक है, बढ़िया तरीके से आप लोगों को ये फैक्ट दिया था। तो देखो रामसर स्थल यानी कि ये जो सूची जहां से चलती है, संचालित होती है, वो आप लोगों के कहां है, ईरान से। ठीक है, रामसर साइट समझौता हुआ था 2 फरवरी 1971 जो 1975 से लागू हुआ, और रामसर साइट में भारत शामिल हुआ इस समझौते के अंदर, वो 1 फरवरी 1982 से भारत इसके अंदर शामिल हुआ। भाई समझौता हुआ 1971, लागू हुआ 75, और भारत शामिल हुआ इसके अंदर 1982 के अंदर। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया जाता है वो 2 फरवरी, और पहली बार मनाया 2 फरवरी 1997। ये चीजें आएगी आप लोगों के भारत या विश्व का पढ़ते हो ना आप, उससे संबंधित है ये। अपने को मेन फोकस यहां राजस्थान में, राजस्थान वाले आर्द्र भूमि पे करना होगा। थीम 2024 की क्या रही है, विश्व आर्द्र भूमि की, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। भारत में रामसर साइट में शामिल कुल स्थल कितने, 82, यानी एलडीसी की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी एलडीसी वाली किताब के अंदर तो मैंने 82 स्थल जो है रामसर साइट के बहुत अच्छी तरीके से वहां पे बताया भी है। कौन से राज्य में कितने हैं वो सारी संख्या वहां एलडीसी वाली किताब में लिखी है, क्योंकि उनके भारत और विश्व वाली वनस्पति का एक अलग से टॉपिक है ना। अपने यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट दूसरी क्लासों में ये नहीं है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में 16, रामसर साइट में शामिल भारत का पहला स्थल चिल्का झील उड़ीसा वाली। ठीक है, और केवलादेव घना पक्षी विहार अपना राजस्थान वाला, चिल्का झील उड़ीसा वाली बड़ी झील है खारे पानी की। ठीक है, रामसर साइट में शामिल भारत का सबसे बड़ा स्थल सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल के अंदर, सुंदरवन जो डेल्टा क्षेत्र है, गंगा नदी जहां पे जाके फैल जाती है वो पश्चिम बंगाल वाला। ठीक है, रामसर साइट में शामिल भारत का सबसे छोटा स्थल कौन सा है, रेणुका रामसर स्थल हिमाचल प्रदेश। तो ये तो है आप लोगों के, ये बॉक्स पूरा का पूरा भारत से रिलेटेड और रामसर साइट का परिचय है, यानी कि सुपर कलेक्टिव डेटा है ये। ठीक है, जो आप लोगों को मिल चुका है कल जीजीडी फैक्ट के रूप में, टेलीग्राम से इसको डायरेक्ट एचडी में सेव कर लेना। अब देखो राजस्थान में रामसर साइट में शामिल राजस्थान के स्थल देखो, नंबर 1 तो है आपके केवलादेव घना पक्षी विहार, कहां है, भरतपुर, और रामसर स्थल में शामिल किया गया 1 अक्टूबर 1981। लेकिन ये 1 अक्टूबर 1981 को इसका प्रस्ताव दिया गया और शामिल होते होते 1983 हो गया था। ऑब्लिक में 1983 जरूर लिखना, क्योंकि फिर आपको कहीं 1983 लिखा मिलेगा तो कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए कंफ्यूज होने का काम नहीं है। यूनेस्को द्वारा इस केवलादेव घना पक्षी विहार को प्राकृतिक धरोहर सूची में भी शामिल किया गया 1985, जो मैंने आपको केवलादेव पढ़ाया तब लिखाया भी है। नंबर 2 क्या है, सांबर झील, कहां है अब वर्तमान स्थिति, जयपुर ग्रामीण, डीडवाना, कुचामन और अजमेर। पहले पढ़ता था जयपुर, नागौर और अजमेर, अब नागौर की जगह डीडवाना, कुचामन, जयपुर की जगह जयपुर ग्रामीण। ठीक है, रामसर स्थल में शामिल कब किया गया, 23 मार्च 1990, सन याद रखना। ठीक है, सन याद रखना है। अब राजस्थान का अगला प्रस्तावित जो क्षेत्र है रामसर नम भूमि साइट के लिए वो है मैनार, उदयपुर। ठीक है, मैनार गांव उदयपुर प्रस्तावित है, हो सकता है आने वाले समय में आप लोगों को ये पढ़ने को मिले कि शामिल कर दिया, जब करेंगे तो मैं खुद बता दूंगा। ठीक, इसके अलावा देखो वेटलैंड सिटी योजना एक चलाई गई, जो रामसर साइट की तर्ज पर केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, इसी के तर्ज पर शुरू की गई योजना है। वेटलैंड सिटी योजना में शामिल राजस्थान का जो शहर है वो उदयपुर को शामिल किया गया, और राजस्थान में
कुल आर्द्र भूमियां कितनी है? देखो रामसर साइट में शामिल तो 2 ही है, लेकिन आर्द्र भूमियां तो और भी है, उनमें से फिर 2 को शामिल किया गया है। तो कुल आर्द्र भूमियां है 44, जो सर्वाधिक आर्द्र भूमियां है वो 12 के अंदर 12 है। तो याद करना बिल्कुल आराम से, 12 25, तो 12 के अंदर 12, ठीक है, 12 के अंदर 12, टोटल 44। और इस तरीके से ये रामसर साइट वाला जो आपको कल जीजीडी फैक्ट दिया था, जो अभ्यारण्य से रिलेटेड ही टॉपिक के साथ में शामिल रहता है, वो मैंने आपको विद डिटेल करवा दिया है, ठीक है, समझा दिया है पूरा। अब ले लो स्क्रीनशॉट, वैसे जरूरत है नहीं क्योंकि टेलीग्राम पे जाओ और सेव कर लो डायरेक्ट ही, ठीक है। चलो भाई, आज की क्लास हो गई और इसमें अब बचे हैं आज से लगा के 4 दिन से इस ऑफर के अंदर, इसके बाद में इसकी प्राइस रहेगी ये, ठीक है। चलो जाओ फटाफट ज्वाइन कर लो, अभ्यास कर लेना, और शुरू नहीं हो तो टेक्निकल टीम को मैसेज कर देना, वो चेक करके शुरू कर देंगे। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।